Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. This is me Hasnain Banuri. Previously we discussed the very basic components and the very basic concepts of microbiology. Along with it, we touched some part in just to cover the some part of terminologies related to microbiology. On that we have आज का हमारा जो सेशन है इंशाल्लाह इसमें हम और टर्मिनोलॉजीज जो माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड है उसको डिस्कस करने वाले हैं. सो मूविंग टू और स्लाइड दैट फर्स्ट स्लाइड ऑफ टुडे सेशन इज अ वेक्टर. ठीक है, आज हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे कि वेक्टर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, हाउ इट वर्क्स, इसके टाइप्स क्या है, इन सब चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे. ठीक है, सबसे पहले वेक्टर आ रहा है. वेक्टर इन ऑर्गेनिज्म यूजुअली इन आर्थ्रोपॉड्स सच एज इंसेक्ट और टेक दैट ट्रांसफर अ पैथोजन टू अ पर्सन. अब ये वेक्टर क्या है, ये स्पेसिफिकली एक ऑर्गेनिज्म है. आर्थ्रोपॉड हो गया, ठीक है, जिसमें हमारे पास इंसेक्ट्स आते हैं, टिक्स आते हैं, फ्लाइज आते हैं. इसका काम क्या है वेक्टर का कि ये पैथोजन को ट्रांसफ़र कर रहा है एक बंदे को. ठीक है, एक बंदे में पैथोजन को ट्रांसफ़र करना, इसी के साथ साथ उसकी बॉडी में इंसर्ट करना और इस फिर मल्टीप्लिकेशन ये सब चीज़ें करना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ वेक्टर. ठीक है, हम इसको स्पेसिफिकली एक ऐसा भी कह सकते हैं कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ, हम कह सकते हैं कि कैरी करता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या जो पैथोजन है, ठीक है, उसको कैरी करता है. ठीक है, कि हमारे पास उनकी फिर बायोलॉजिकल और मैकेनिकल इसके टाइप्स आ रहे हैं, तो इसकी फिर एग्जांपल्स आ रहे हैं तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो वेक्टर को आपने सिर्फ ये याद रखना है कि एक टेक होता है, इंसेक्ट्स वगैरह आर्थ्रोपोड जितने भी आते हैं, ठीक है, जो मूवेबल होते हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर, या मूवेबल अगर नहीं भी होते लेकिन अगर किसी बंदे को वो टच होती है या उसके अंदर वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म चला जाता है, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, दिस हैव द कैपेबिलिटी टू ट्रांसफर अ पैथोजन टू अ पर्सन. ठीक है, फिर इसमें हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आते हैं. एक होता है बायोलॉजिकल वेक्टर, एक होता है मैकेनिकल वेक्टर. तो बायोलॉजिकल वेक्टर क्या होता है, बायोलॉजिकल वेक्टर एन ऑर्गेनिज्म दैट ट्रांसमिटेड डिजीज कॉजिंग पैथोजन टू ह्यूमंस और अदर एनिमल्स. ठीक है, अब बायोलॉजिकल वेक्टर क्या है, ये एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जो पैथोजन को ट्रांसमिट करता है ह्यूमंस को और एनिमल्स को. ठीक है, और कौन से पैथोजन को, जो एक बंदे में डिजीज़ काज करने की कैपेबिलिटी रखती है. ठीक है, अब जब पैथोजन आता है, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है क्या वो चीज़ जो डिजीज़ काज कर सकती है उसको हम पैथोजन कहते हैं. ठीक है, अब वही पैथोजन क्या है, डिजीज़ काजिंग एबिलिटीज़ की मौजूद है. अब बायोलॉजिकल वेक्टर क्या करता है, उसको ट्रांसमिट करता है ह्यूमंस में और एनिमल्स में. अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक आ रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल वेक्टर की. तो बायोलॉजिकल वेक्टर एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, आप लोगों ने ये याद रखना है. ठीक है, इसी के साथ साथ सबसे पहला करेक्टरिस्टिक ये होता है कि इट इज़ द हार्बर ऑफ द पैथोजन. ठीक है, हमारे पास जो भी पैथोजन आ रहे हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ये एक हार्बर है. हार्बर का मतलब है कि उसके लिए होस्ट है, इसने इस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए जगह दी है. ठीक है, इसका मेज़बान के तौर पे रोल प्ले करते हैं. ठीक है, अलॉन्ग विद दैट हमारे पास सेकंड करेक्टरिस्टिक में आ रहा है बायोलॉजिकल वेक्टर क्या, कि अलाउ द पैथोजन टू मल्टीप्लाई और डेवलप. अब ऐसा है कि जब ये पैथोजन विद इन दिस एरिया, विद इन दिस वेक्टर यहाँ पर रह रहा है, ठीक है, तो उन्होंने प्रॉपरली इसको न्यूट्रिशन भी दे रहा है, ठीक है, साथ में इसके लिए जगह भी दे रहा है, और साथ में इसको इतना जगह दे रहा है कि वो प्रॉपरली वो पैथोजन मल्टीप्लाई कर सकता है, वो अपनी ग्रोथ को फैसिलिटेट कर सकता है. ठीक है, वो अपनी रिप्रोडक्शन को मेंटेन कर सकता है. फिर इसके साथ साथ थर्ड पॉइंट पे आ रहा है ट्रांसमिट द पैथोजन टू एनी होस्ट. अब ये भी इसकी वो कैपेबिलिटी है, करेक्टरिस्टिक है कि बायोलॉजिकल वेक्टर में ये कैपेबिलिटी होगी, उसकी करेक्टरिस्टिक होगी कि ये पैथोजन को क्या करेगा, फ्रॉम वन पर्सन टू अ न्यू होस्ट ये क्या करेगा, ये ट्रांसमिट कर सकते हैं. सिंपली यहाँ पर एग्जांपल्स आ रहे हैं. मस्कीटो क्या है, ये एक बायोलॉजिकल वेक्टर है. ठीक है, अब मस्कीटो क्या है, मस्कीटो एक बायोलॉजिकल वेक्टर ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मलेरिया एनोफिलिस आता है. ठीक है, तो अब एनोफिलिस जब आता है, ठीक है, तो मस्कीटो जो इसके अंदर जो पैथोजन आता है, ठीक है, साथ में जब वो पैथोजन आता है तो ये मस्कीटो इसके लिए हार्बर होता है, इसका होस्ट बन जाता है, साथ में इसको इतने शेल्टर प्रोवाइड करता है, इतना जगह प्रोवाइड करता है कि उसको वो पैथोजन जो है पर्टिकुलरली मलेरिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है प्रॉपरली मल्टीप्लाई भी कर सकता है. एंड देन ये क्या कर सकता है, मलेरियल हम कह सकते हैं कि फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये मस्कीटो क्या करता है, एक बंदे से दूसरे बंदे को वो डिजीज़ खास कर सकती है. सेम यहाँ पर डेंगू की भी आ रही है. एक और डिजीज़ हमारे पास टिक्स आते हैं. टिक्स एक ऐसी डिजीज़ होती है, इसमें इसको हम लाइम डिजीज़ भी कहते हैं. और ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि यहाँ पर जो चूहे होते हैं, दिस इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइम डिजीज़, लेकिन साउथ अफ्रीकन कंट्री में वहाँ पर एक ऐसे जगह पे ऐसे चूहे पाए जाते हैं जिसको हम जिससे अगर किसी को वो चूहे काट लेते हैं तो उसको हम कहते हैं लाइम डिजीज़. और ये स्किन की एक कंडीशन है जो बहुत ही रेयर कंडीशन है. ठीक है, तो वो ये टैक्स क्या हो गया उसके लिए, तो ये इसके लिए क्या बन गया, ये बायोलॉजिकल वेक्टर बन गया. इसी के साथ साथ फ्लीज आ गई जिसको बिबोनिक फ्लैग भी हम कह सकते हैं, जिसकी ब्लैक डेथ बहुत बड़ी हिस्ट्री है वो आई थी. इसी के साथ साथ एक और स्किन कंडीशंस है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बीच साइड्स पे होते हैं, जो समंदरी दरियाए वगैरह जो
उनके किनारे होते हैं वहाँ पर सेंट्रलाइज होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वो एक डिजीज़ को स्किन कंडीशन को काज करते हैं स्पेसिफिकली प्राइमरीली, जिसको हम लेशमेनियासिस कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल वेक्टर की 3 कैरेक्टरिस्टिक है। वेक्टर तो हमने पहले पढ़ा कि ट्रांसमिट करेगा पैथोजन फ्रॉम एनी एरिया टू अ पर्सन। ठीक है, अब बायोलॉजिकल वेक्टर की 3 कैरेक्टरिस्टिक होंगे। सबसे पहले ये पैथोजन के लिए जगह देगा, हार्बर बनेगा, उसका मेज़बान बनेगा। अगर हमारे घरों में जब कोई आता है तो हम उसके मेज़बान होते हैं। हम जब मेज़बान होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए जगह देते हैं, हम उसके लिए प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स और इन सब चीज़ों का वो करते हैं, प्रॉपर खाना बनाते हैं। तो सेम बायोलॉजिकल वेक्टर वही करते हैं। अलॉन्ग विद इट यहाँ पर इन्होंने इतना जगह दी है कि वो प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर सकते हैं और अपना ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं। देन ये किसी न्यू होस्ट को भी ट्रांसमिट कर सकते हैं पार्टिकुलर पैथोजन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजिकल वेक्टर। ठीक है, अब आगे हम सेकंड टाइप ऑफ वेक्टर की बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल वेक्टर। तो अब मैकेनिकल वेक्टर में हमारे पास आ रहा है एन एजेंट दैट ट्रांसमिट डिसीज काजिंग पैथोजन विदाउट हार्बरिंग और मल्टीप्लाइंग देम। अब मैकेनिकल वेक्टर ये है कि ये ऐसे एजेंट्स होते हैं कि डिजीज काजिंग पैथोजन को तो ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। ठीक है, लेकिन इसको पता भी नहीं होता और इसके लिए न ये हार्बर बन जाता है न उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए काम आता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का काम नहीं आता। ठीक है, अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक है मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल की कुछ करेक्टरिस्टिक ये है कि मैकेनिकल आर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर एनिमल दैट, उसकी करेक्टरिस्टिक क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरी पैथोजन ऑन देयर सरफेस। ठीक है, अब इसमें आपके साथ कॉकरोचेज आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके साथ कंटेमिनेटेड फूड आ रहा है, कंटेमिनेटेड वाटर आ रहे हैं। अब ये ऐसा है कि इसके सरफेस पे फॉर एग्जांपल किसी जगह पे कॉकरोच गुजर रहा है। ठीक है, वहाँ पर लाइक फॉर एग्जांपल साल्मोनेलोसिस वहाँ पर पैथोजन मौजूद है। कॉकरोच बेचारे को पता भी नहीं है, लेकिन वो वहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, जब वो गुजर रहा है तो उसकी स्किन पे हम कह सकते हो कि उसकी सरफेस पे ये जो साल्मोनेलोसिस की वो पैथोजन है वो इस पर अटैच हो गया। ठीक है, अब ना वो ये कॉकरोच बेचारा ना उसको शेल्टर दे रहा है, न इसका हार्बर बन रहा है और न इसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए जगह दी है। लेकिन वही कॉकरोच जाकर आपके फूड पे आता है, आपकी बॉडी के साथ कांटेक्ट करता है। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल वो फूड खाते हैं तो आपको डिजीज़ हो सकती है। सेम ये आपके पास क्या हो गया, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैकेनिकल वेक्टर एंड देन ट्रांसफर पैथोजन टू अ न्यू होस्ट थ्रू फिजिकल कांटेक्ट। आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, कि ये एन एनिमेट ऑब्जेक्ट भी होता है, हो सकता है एन एनिमेट ऑब्जेक्ट लाइक फॉर एग्जांपल आपके जितनी भी चीज़ें हैं जो आप हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, दिस इज़ नॉन लिविंग थिंग। लाइक फॉर एग्जांपल आपका वो हो गया स्टेथोस्कोप हो गया, आपका थर्मामीटर हो गया, उस पर पैथोजन लग गया और आपने किसी और के लिए यूज़ किया। ठीक है, दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेक्टर। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि हमने बायोलॉजिकल वेक्टर पढ़ा तो वहाँ उन्होंने प्रॉपर्ली उसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए जगह दी थी, साथ में हार्बर भी था और न्यू ट्रांसमिशन के लिए काम भी आ रहा था। यहाँ पर क्या है, इस बेचारे को पता भी नहीं है, लेकिन इस पर सरफेस पे वो अटैच हुआ है। ठीक है, न इसको हार्बर कर रहा है और ना इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए जगह दे रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पैथोजन को सरफेस पे कैरी करता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ दूसरे बंदे को, दूसरे होस्ट को फिजिकल कांटेक्ट के ज़रिए क्या करता है, वो करता है। इसी की परफेक्ट एग्जांपल है, आप लोगों के घर में हाउस फ्लाइज होते हैं। ठीक है, अब हाउस फ्लाइज आपका पता नहीं है। ठीक है, तो हाउस फ्लाइज क्या करते हैं, ठीक है, वो आपके पानी में आते हैं। ठीक है, आपके वो उसमें आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपके घर में एक हाउस फ्लाई है। ठीक है, अब वो हाउस फ्लाई के सरफेस पे उसकी हम कह सकते हैं कि एनी बॉडी, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ हाउस फ्लाई देयर इज़ अ विब्रो कॉलरा कम्स इन टू कॉन्टैक्ट विद देम। ठीक है, उसके साथ विब्रो कॉलरा एक वो पैथोजन है, वो क्या हो गया, इसके साथ कांटेक्ट में आ गया। अब ये हाउस फ्लाइज ये क्या कर गया, आपके फूड पे जाके जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं जहाँ पे आप खाना खाते हो वहाँ पर वो बैठ गया। अब आपने उस फूड को खाया तो आपके लिए क्या बना, आपके लिए एक पैथोजन बना और वो पैथोजन आपको डिजीज़ खास के इसी के साथ अमीबा डायसेंट्री आती है। फिर कॉकरोच का मैंने एग्जांपल दिया। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों के साथ कॉलरा में टाइप और टाइफाइड में कंटेमिनेटेड वाटर आते हैं। ठीक है, कि हाउस फ्लाइज आती है। ठीक है, वो प्रॉपरली उसको अभी पता नहीं है ना उसने किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक कॉलरा के और टाइफाइड के लिए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजन जो है रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए नहीं इन्होंने जगह दी है, ना शेल्टर दिया है, ना हार्बर है इसके लिए, ना मल्टीप्लिकेशन के लिए जगह दी है, लेकिन इसकी सरफेस पे कांटेक्ट पे आ गया है। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये वाटर में जाकर लग गया और वाटर किसी बंदे ने पी लिए तो उसको क्या भी हो गया, टाइफाइड और कोलरा के चांसेस हो गए। तो दिस इज हाउ द पैथोजन ट्रांसफर टू अ न्यू होस्ट थ्रू अ फिजिकल कंटेक्ट एंड सेम फिनोमेना एज फॉर कंटेमिनेटेड फूड, यहाँ पर फूड पॉइजनिंग होती है। अच्छा, अब कंटिन्यू करते हैं। देयर इज सम अदर थिंग विच इज़ कॉल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शन। ठीक है,
तो इन्फेक्शन क्या है? द इन्वेजन इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस एंड पैरासाइट दैट नॉर्मली प्रेजेंट विद इन द बॉडी। अब इन्फेक्शन क्या है? आपको पता होना चाहिए कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर चला जाता है, इन्वेट करता है और फिर उसके साथ साथ बॉडी के अंदर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना शुरू करता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सिंपली इन्फेक्शन कहेंगे। इन्फेक्शन किन चीज़ों लग सकता है? लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, पैरासाइट। ये क्या है? ये जब बॉडी में रह रहे होते हैं तो इसके चांसेस होते हैं कि ये बॉडी को इन्वेट करे और साथ में वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन काज करें। तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंपली इन्फेक्शन कहेंगे। ठीक है। अब जब ये इन्फेक्शन आ रहा है, किसी भी बंदे को एक इन्फेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो इन्फेक्शन की कुछ पीरियड होते हैं। अब जब डिजीज़ आती है ना, तो इसकी अपनी एक पीरियड होती है, ठीक है। इनकी इंक्यूबेशन पीरियड होती है, लेटेंट पीरियड होती है, प्रोड्रोमल पीरियड होती है। फिर इसके साथ आ, आ, वो जो प्रोग्नोसिस होती है उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ रहा है लेटेंट पीरियड। लेटेंट पीरियड क्या है? इज अ टाइम व्हेन अ पैथोजन इज प्रेजेंट विद इन द बॉडी बट नॉट एक्टिवली causing symptoms or readily transmittable. It is essentially marks the period when someone becomes infectious to others even if they may not show any signs of illness yet. अब लेटेंट पीरियड का या फिर मतलब ये है कि ये वही टाइम है, ठीक है, कि आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन मौजूद है, ठीक है, लेकिन आपके बॉडी के अंदर इन्होंने कोई कार्डिनल साइंस, जो साइन एंड सिम्टम्स है, वो अभी तक रीडली वो हम कह सकते हैं कि वो आपने अभी रीड नहीं की है। वो सिम्टम्स जो काज कर रहे हैं, वो सिम्टम्स अभी तक आप में आए नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेटेंट पीरियड में इनको इस चीज़ को एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि दिस इज़ रेडिली ट्रांसमिसिबल। रेडिली ट्रांसमिसिबल ये मतलब है कि अगर एक बंदा है, उसको इन्फेक्शन हो भी गया होगा लेकिन उसको सिम्टम्स नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, और सिम्टम्स नहीं भी आते हैं, लेकिन स्टिल दिस इन्फेक्शन एंड दिस पैथोजन इज़ रिस्पॉन्सिबल, और वो क्या कर सकता है? किसी और बंदे को ट्रांसमिट कर सकता है। हर एक डिजीज़ जो आती है, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसकी अपनी लेटेंट पीरियड होती है, इसकी अपनी इंक्यूबेशन पीरियड होती है, उसके साथ साथ इसकी अपनी प्रोड्रोमल पीरियड होती है, ठीक है। अब लेटेंट पीरियड यही है सिंपली कि विद इन द बॉडी वो जो पर्टिकुलर पैथोजन है, लाइक टीबी, ठीक है, तो टीबी के लिए फॉर एग्जांपल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जितने भी दिन उसकी लेटेंट पीरियड होती है, ठीक है, तो लेटेंट पीरियड का मतलब ये है कि विद इन द बॉडी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मौजूद है, मल्टीप्लिकेशन भी स्टार्ट किया, इन सब चीज़ें की है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी तक उन्होंने सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए हैं। और इसी दौरान लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी को पल्मोनरी टीबी है और उन्होंने कोई कफ किया, स्नीज किया, ठीक है, अभी तक वो रेडली सिम्टम्स जो कंटिन्यूस सिम्टम्स टीबी के वो नहीं आए हैं, लेकिन इसने क्या किया, कब किया, स्नीज किया, तो दूसरे बंदे को वो ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम लेटेंट पीरियड कहेंगे। फिर कहते हैं कि ये हमारे पास वो मार्क्स होते हैं, एसेंशियल मार्क्स होते हैं, ठीक है, कि एक बंदा इन्फेक्शन के वो में आते हैं, इन्फेक्शन के गेयर में आते हैं, देन ये इन्फेक्शन को किसी और की तरफ ट्रांसमिट भी कर सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये अभी इल है, ठीक है, इसको डिजीज़ हुई है, लाइक वो खुद से इन्फेक्शियस है, लेकिन अभी तक इसमें रियली सिम्टम्स नहीं आए हैं, ठीक है। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पीरियड ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन, इट इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड। Incubation period, what is incubation period? It is time between the exposure to the pathogen and then the appearance of the first symptoms. In this particular period or time, the organism is multiplying during this particular phase. Incubation period अब वो period है जब एक बंदा एक पैथोजन को एक्सपोज होता है, उस टाइम से लेकर फर्स्ट सिम्टम्स के अपीयर होने तक जब ये टाइम होता है, तो इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। सिंपल मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कोविड-19 की इंक्यूबेशन पीरियड मैंने डिस्कस किया कि डिजीज़ की जब एक इन्फेक्शियस डिजीज़ आती है तो उनकी जो प्रोग्रेशन है इन पीरियड से होंगी, ठीक है। तो इसमें इंक्यूबेशन पीरियड लाइक फॉर एग्जांपल हमने कोविड-19 का लेटेंट पीरियड भी वो पढ़ा फॉर एग्जांपल साथ में। अभी हम इंक्यूबेशन पीरियड कोविड-19 की अगर हम एक एग्जांपल ले लें, तो कोविड-19 की जो इंक्यूबेशन पीरियड इट इज़ फ्रॉम 2 to 14 डेज़, ठीक है। अब ये है कि दूसरे दिन लाइक फॉर एग्जांपल दूसरे दिन वो बंदा कोविड-19 को एक्सपोज हो गया है, लेकिन उसको सिम्टम्स कब आए? उसको सिम्टम्स जो आए हैं तो वो 14 दिन बाद आए, ठीक है। लाइक वो सिम्टम्स लाइक फीवर आ गया, कफ अपीयर होना स्टार्ट हो गया। सो दिस इज़ कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड। सिंपल याद रखना है, the time between the exposure to a pathogen till the appearance of the first symptom, this time period and this time frame is called incubation period. Another one in the disease progression, another period is a prodromal period. So prodromal period क्या है? ये वो अर्ली स्टेज है where mild non specific symptoms appear
आई वुड से ड्यू टू द इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स बिफोर फुल डिजीज़ डेवलप। अब एक डिजीज़ हुआ है किसी को और डिजीज़ रिलेटेड सिम्टम्स स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन उससे पहले जो माइल्ड और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स अर्ली स्टेज में आते हैं तो इसको हम प्रोड्रोमल पीरियड कहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल हम मीज़ल्स की एग्जांपल लेते हैं, तो मीज़ल्स में जब मीज़ल्स रैशेज़ आते हैं, जो उसके जो साइन है, जो मोस्ट कार्डिनल साइन और मोस्ट कॉमन साइन आता है, तो जब मीज़ल रैश आता है तो ये एक्टिव स्टेट ऑफ डिजीज़ है। हम कह सकते हैं कि इसमें डिजीज़ की जो डिजीज़ स्पेसिफिक सिम्टम्स है वो मीज़ल रैश है। लेकिन बिफोर एट प्रोड्रोमल पीरियड मीज़ल का ये है कि उस बंदे को लो ग्रेड फीवर होगा, साथ में लेथार्जिक होगा और साथ में हेडेक भी उसको आएगा। सो दीज नॉन स्पेसिफिक, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा ना कि मीज़ल रैश ये स्पेसिफिक डिजीज़ की सिम्टम्स हैं, ठीक है। और इससे पहले प्रोड्रोमल पीरियड में इनके क्या आता है, लाइक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, लाइक लो ग्रेड फीवर आ गया, मलेज, लेथार्जी आ गया, देन फैटीग आ गया और फिर साथ में हेडेक भी आ गया। सो दीज आर द नॉन स्पेसिफिक एंड जो माइल्ड सिम्टम्स अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज़ आते हैं, जो इम्यून रिस्पांस हम इसको भी कह सकते हैं, लेकिन अभी फुल डिजीज़ डेवलप नहीं हुए, जो डिजीज़ रिलेटेड सिम्टम्स है वो अपीयर नहीं हुए। दिस इज कॉल्ड द प्रोड्रोमल पीरियड। अच्छा, जब ये डिज़ीज़ किसी को होती है, कोई भी डिज़ीज़ किसी बंदे को होती है, तो उसकी जो रिकवरी टाइम है, ठीक है, और उसकी जो हम कह सकते हैं कि लाइटली आउटकम ऑफ अ डिज़ीज़ है, जब हम उसको प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं तो इसको हम फिर प्रोग्नोसिस कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल प्रोग्नोसिस इज व्हाट इट सिंपली प्रेडिक्ट्स द लाइकली आउटकम ऑफ अ डिजीज़ बेस्ड ऑन द सिविरिटी, पेशेंट कंडीशन एंड ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। अब ये है कि हम अगर किसी बंदे को डिज़ीज़ होती है और उसको हम ट्रीटमेंट वगैरह देते हैं या नहीं भी देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि डिज़ीज़ की सिविरिटी क्या है, पेशेंट कंडीशन क्या है, इस पे डिपेंड करता है, साथ में ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। अगर लाइक डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा फैटल नहीं है, सिविरिटी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होगी। साथ में पेशेंट कंडीशन, पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ नहीं है, पेशेंट की कोई और क्रोनिक डिजीज़ नहीं है, तो उसकी प्रोग्नोसिस भी अच्छी होगी। साथ में आप बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन पे जाते हो तो उस बंदे की प्रोग्नोसिस ठीक होगी। लेकिन ऑन अदर हैंड अगर किसी बंदे की वो फॉर एग्जांपल किसी को कोविड-19 हो गया हो, HIV पॉजिटिव आ गया हो, ठीक है, कैंसर जो मैलिग्नेंट कैंसर्स होते हैं वो किसी बंदे को, साथ में पेशेंट की कंडीशन इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो, क्रोनिक डिजीज़, डायबिटिक हाइपरटेंशन भी हो, साथ में जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हो वो इफेक्टिव नहीं है, सो फॉर दिस पर्टिकुलर पेशेंट द प्रोग्नोसिस विल बी नॉट बेटर। तो सिंपल अगर किसी बंदे को हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी को माइल्ड डेंगू हो गया है, ठीक है, तो उसकी प्रोग्नोसिस अगर हम पेशेंट की सिविरिटी, सॉरी डिजीज़ सिविरिटी और पेशेंट कंडीशन और ट्रीटमेंट को देखते, अगर ये सब चीज़ें अच्छी होगी तो अच्छी तरीके से गुड प्रोग्नोसिस होगी। लेकिन अब ऑन द अदर हैंड किसी को सेप्सिस होता है, सेप्टिक शॉक होता है, ठीक है, तो जब ये आते हैं तो इसकी प्रोग्नोसिस पुअर होगी, ठीक है। सो दिस इज सिंपली डिपेंडिंग ऑन इट दैट हाउ गुड इज़ योर पेशेंट कंडीशन एंड बेस्ड ऑन द पैथोजन जो आपकी डिजीज़ है उसकी सिविरिटी और ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है प्रोग्नोसिस। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हमारे साथ आती है एपिडेमियोलॉजी। सो प्रीवियसली हमने स्लाइड्स में पढ़ा कि डिजीज़ प्रोग्रेशन के हवाले से कि हर एक इन्फेक्शियस डिजीज़ जब आती है तो इसकी स्टेजेस से गुजरना इसके लिए लाजमी है। सो ऑन दैट केस यहाँ पर इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो रही है। इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वही क्लासिफिकेशन है कि देखते हैं कि एक डिजीज़ कहाँ पर पहले आई है, फिर उसकी स्प्रेड कैसी ज़्यादा हो गई है, फिर जब ज़्यादा स्प्रेड हो गई तो उसको क्या कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हमारे साथ आ रही है सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, सिंपली अगर हम इस वर्ड को ब्रेक कर ले तो ईपी एट्स मीन अबव, डी मीन पीपल एंड ओलॉजी मीन स्टडी। तो हम कह सकते हैं कि लोगों के ऊपर हम स्टडी करते हैं और कौन सी चीज़ों को स्टडी करते हैं कि एक डिज़ीज़ कैसे आई है, ऑकरेंस ऑफ डिजीज़ एंड हु इज़ इफेक्टेड, और कौन से लोग हैं जो वो इफेक्ट हो गए और हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज ऑल जब हम इन सब चीज़ों के हवाले से लोगों में डिज़ीज़ का आना, कैसे आना, कब आना, क्यों आना, ठीक है, और साथ में इसको कंट्रोल फिर करना, तो इन सब को जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम फिर एपिडेमियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। लाइक सिंपल फॉर एग्जांपल ये है कि हम स्टडी करते हैं कि कोविड-19 कैसे आया, कैसे स्प्रेड हो गया, ठीक है, और कैसे ग्लोबली वो हो गया और फिर इसमें एक पेंडेमिक बन गया, ठीक है। तो दिस इज सिंपली इज एपिडेमियोलॉजी। अब इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आती है, जब एक डिजीज़ सबसे पहली आती है तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, जब उससे जो एरिया है उसको थोड़ा और ब्रॉडर करते हैं तो उसको फिर क्या कहेंगे, और फिर अच्छा तो इसमें एपिडेमिक डिजीज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिडेमिक क्या होती है, एपिडेमिक डिजीज़ इज़ अ सडन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डिजीज़ केसेस अबाउट नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी इन ए स्पेसिफिक एरिया और पॉपुलेशन। हम कह सकते हैं कि एक सडन इंक्रीज़ होता है नंबर ऑफ़ डिजीज़ केसेस में, जो नॉर्मल वहाँ पर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है कि इस पॉपुलेशन में या स्पेसिफिक एरिया में वो डिज़ीज़ नॉर्मल मौजूद है, लेकिन जब इसमें सडनली राइज़ होता है और नंबर ऑफ़ केसेस ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो इसको फिर हम एपिडेमिक डिजीज़ कहते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल
ये हमको जब किसी केस के फॉर एग्जांपल वो होते हैं, वो नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर हम इसको फिर आउटब्रेक कंसिडर करते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आउटब्रेक ऑफ कोलरा इन कम्युनिटी, ठीक है, ड्यू टू कंटेमिनेटेड वाटर। अब किसी कम्युनिटी में वाटर की प्लांटेशन वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो कंटेमिनेट हो गए हैं, ठीक है। सारी कम्युनिटी के वाटर कंटेमिनेट हो गए। अब जब ये कंटेमिनेट हो गए तो सब लोगों को कोलरा हो गया। जब ये कोलरा विद इन स्पेसिफिक एरिया सब लोगों को हो गया, नॉर्मल कोलरा मौजूद होगा, 2-3 बंदों को होगा, लेकिन जब सब लोगों ने ये कंटेमिनेटेड वाटर पी ली, ठीक है, वो वाटर उसकी सैनिटाइजेशन नहीं थी, तो इसमें जो कोलरा की केसेस थे वो अचानक बढ़ गए। सो दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एपिडेमिक डिजीज़। फिर आती है हमारे साथ एंडेमिक डिजीज़। तो एंडेमिक डिजीज़ में क्या होते हैं, वो ये डिजीज़ होते हैं जो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। एंडेमिक डिजीज़ वो डिजीज़ होते हैं वो कॉन्स्टेंटली जो हर वक्त एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया में मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये किस चीज़ की वजह से आते हैं, जो परसिस्टेंट इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, तो इसकी वजह से ये डिजीज़ कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल टाइफाइड फीवर आता है कहाँ पर, जहाँ पर पुअर सैनिटेशन हो, ठीक है, वहाँ पर प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल ना हो, प्रॉपर सैनिटेशन ना हो, एनवायरमेंटल क्लीनिंग ना हो, जब ये सब चीज़ें ना हो तो वहाँ पर फिर टाइफाइड फीवर के चांसेस आते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स्टेंटली अगर कोई एरिया है, कोई ऐसा जगह है वहाँ पर सैनिटेशन एनवायरमेंटल क्लीनिंग नहीं है, तो कॉन्स्टेंटली वहाँ पर ये केसेस मौजूद होगी, तो उसको फिर हम एंडेमिक कहते हैं। एंड अनदर वन इज़ द पेंडेमिक डिजीज़, जो हम और आप लोगों ने सुना होगा कि कोविड वाज पेंडेमिक। तो पेंडेमिक में क्या होता है कि सबसे पहले एक डिज़ीज़ जब आती है तो वो एक स्पेसिफिक एरिया में आती है, और हमने पढ़ा कि अगर एक स्पेसिफिक डिज़ीज़ एक स्पेसिफिक एरिया में नॉर्मल से ज़्यादा केसेस बढ़ जाए पर शॉर्ट इंस्टेंट, तो इसको हम एपिडेमिक कहते हैं। अब वही एपिडेमिक डिजीज़ स्प्रेड हो गया अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज़ और मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स को इसने घेर लिया। जब वर्ल्ड वाइड ये डिजीज़ आ गई तो फिर हम इसको पेंडेमिक डिजीज़ कहते हैं, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल अफेक्ट होते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल कोविड-19 जब सबसे पहले आया तो एपिडेमिक था, एंड देन इट मूव्स टूवर्ड एंड जब सारी दुनिया को घेर लिया, हर एक कंट्री और कॉन्टिनेंट को इन्वॉल्व किया, तो अफेक्टिंग पॉपुलेशंस वर्ल्ड वाइड, एंड दस कोविड-19 वाज कॉल्ड and considered as a pandemic. Another classification of disease is ecological sporadic disease. तो sporadic disease क्या होती है, अब ये वो डिजीज़ होते हैं that occurs irregularly and infrequently in scattered cases। अब मुख्तलिफ एरियाज़ में स्कैटर्ड केसेस आते हैं। स्कैटर्ड केसेस का मतलब ये है कि ये इरेगुलर होंगे और ये इनफ्रिक्वेंटली होंगे, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये डिजीज़ आती है, और इरेगुलरिटी इसमें होगी, कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, इसको हम हियर एंड देयर का नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। अब इसकी कोई कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं होती, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी को कि ये प्रेडिक्ट करे, या फिर इसकी कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई डिजीज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कब आ रही है, तो डेफिनेटली उसकी कंट्रोल और प्रिवेंशन फिर मुश्किल, उसमें हार्डनेस आती है। सिंपल एग्जांपल है कि ट्यूबरकुलोसिस होते हैं जो ओकेजनल केसेस होते हैं, ठीक है, ये किसी ओकेजन में मौजूद होगी इरेगुलरली कभी, और फिर इनफ्रिक्वेंटली बाज़ औक़ात आएगी, बाज़ औक़ात इसके ये गायब हो जाएगी। तो फॉर दैट रीज़न जब ऐसे डिजीज़ आते हैं जिसको हम हियर एंड दियर में कंसिडर करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड स्पोरेडिक डिजीज़। नाउ वी डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द पर्टिकुलर डिजीज़ और टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से। अब जब हम ये माइक्रोबायोलॉजी बीइंग अ नर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, कि हम इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करें, लोगों के हेल्थ को लोगों की हेल्थ को इतना इम्प्रूव करें कि उसकी जो लाइक स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए, या मुकम्मल ख़त्म हो जाए। तो ऑन दैट केस माइक्रोबायोलॉजी जब काम करती है तो ये दो चीज़ों पे यहाँ पर आप लोगों की स्लाइड में मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल वन इज़ आइसोलेशन। तो आइसोलेशन क्या होती है, आइसोलेशन इज सिंपली द सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम हेल्दी इंडिविजुअल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। हमने प्रीवियसली इंक्यूबेशन पीरियड की बात की, ठीक है, और साथ में जितनी भी पीरियड ऑफ डिजीज़ थी उसके बारे में बात की। अब आइसोलेशन क्या है कि एक बंदा है वो इन्फेक्टेड पर्सन है। इन्फेक्टेड पर्सन का मतलब ये है कि पैथोजेन को वो एक्सपोज हो गया है, उसने उसकी इंक्यूबेशन पीरियड भी ख़त्म हो गई है, और अभी जो डिजीज़ स्पेसिफिक सिम्टम्स है वो भी आ गए हैं। तो जब ये डिजीज़ स्पेसिफिक सिम्टम्स इस बंदे में आ गए तो इसको हमने इन्फेक्टेड पर्सन कंसिडर किया। अब जब हम इस बंदे को सेपरेट करते हैं कौन से लोगों से, हेल्दी इंडिविजुअल से, ठीक है, किस दौरान तक के इस डिज़ीज़ की जो कम्युनिकेबिलिटी है दूसरे को ट्रांसफ़र होना है, जब वो ख़त्म हो जाए उसी वक्त तक जब हम इसको सेपरेट करें तो इसको फिर हम आइसोलेशन कहते हैं, ठीक है। हम इससे क्या कर सकते हैं, सिंपली द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल पेशेंट वो जो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस के साथ आता है तो उसको हम हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में रखते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि आइसोलेशन और क्वारंटाइन आ रहा है नीचे, तो इसमें डिफरेंस ये है कि आइसोलेशन इज सिंपली एक बंदा इन्फेक्टेड है,
ठीक है, और उसको एक्टिव डिजीज़ है। अब अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस को वो एक्सपोज हो गया है, लेकिन उसमें एक्टिवली सिम्टम्स मौजूद है, ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज़ रिलेटेड सिम्टम्स, डिजीज़ एसोसिएटेड सिम्टम्स वो आ गए हैं, तो इसको हम जब सेपरेट करते हैं, ठीक है, हेल्दी पीपल से, तो इसको हम आइसोलेशन कहते हैं। ऑन अदर हैंड हम ट्यूबरकुलोसिस को ही लेते हैं कि जब वो बंदा जिसमें अभी तक वो लाइक डिजीज़ स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं आए, ट्यूबरकुलोसिस की जो डिजीज़ स्पेसिफिक सिम्टम्स है वो नहीं आए हैं, लेकिन वो इंक्यूबेशन पीरियड में है, ठीक है। जब वो इंक्यूबेशन पीरियड में एक बंदा है और उसको डिजीज़ डायग्नोज होती है, तो जब हम उसको फिर सेपरेट करते हैं तो फिर हम इसको क्वारंटाइन कहते हैं। तो अब क्वारंटाइन क्या है कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ अपीयरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल हु हैव बीन एक्सपोज टू एन इन्फेक्शियस डिजीज़ फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। अब आप लोगों को याद रखना है कि कोविड-19 आया था ना, तो हर एक बंदा अपने लिए टेस्ट कर रहा था कि वो देख लेता कि विद इन देयर बॉडी कोई एंटीबॉडीज़ तो मौजूद नहीं है, एंटीबॉडीज़ डेवलपमेंट तो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो लाइक फॉर एग्जांपल किसी ने इंक्यूबेशन पीरियड में है, वो कोविड-19 को एक्सपोज हो गया था, ठीक है, और वो अपीयरेंटली हमने बात की कि इंक्यूबेशन पीरियड में बंदा अपीयरेंटली हेल्दी होगा, उसको कोई साइन सिम्टम्स अभी तक आए नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन स्टिल वो एक्सपोज है टू पार्टिकुलर डिजीज़, लाइक कोविड-19 को वो एक्सपोज हो गया है, लेकिन वो 2 दिन से लेकर वो 14 दिनों का विंडो जो हमने बताया, तो अब इसी दौरान किसी बंदे ने वो अपने लिए टेस्ट की, ठीक है, और इन्वेस्टिगेट किया अपने आप को, और उन्होंने देखा कि ये बंदा कोविड-19 को एक्सपोज हो गया है। अब जब हम इस बंदे के साथ जो लोगों का राब्ता है, मोमेंट है, उसको हम कम करते हैं, उसको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं विद इन दिस पर्टिकुलर पीरियड, इसको हम क्वारंटाइन कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है कि सिंपल हम कह सकते हैं कि कोविड-19 के कंटेक्ट से और इसके साथ साथ जो 14 डेज़ क्वारंटाइन है, वो आ रहा था ना न्यूज़, और इन सब चीज़ें आप देख रही थी कि कोविड-19 में जो एक बंदा वो डायग्नोज हो गया और वो हेल्दी था, लेकिन फिर भी उसको 14 डेज़ क्वारंटाइन में भेजा गया। अब इसका मकसद ये है कि हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन बिफोर सिम्टम्स अपीयर, ठीक है, एक बंदा है उसको सिम्टम्स अपीयर नहीं हुई है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो डिजीज़ के ट्रांसमिशन को कम करते हैं। सिंपल याद रखना है, आइसोलेशन और क्वारंटाइन में फ़र्क ये है, डिफरेंस बिटवीन द आइसोलेशन कि आइसोलेशन में एक बंदे को एक्टिव डिजीज़ होगी, उसको सिम्टम्स अपीयर हो गए होंगे और उसकी इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म होगी, इसके बाद वो इन्फेक्टेड पर्सन होगा, और जब हम उसको सेपरेट करते तो फिर इसको हम आइसोलेशन कहते हैं। लेकिन जब एक बंदा किसी पैथोजन को, किसी एंटीजन को एक्सपोज हो गया है, और उसी दौरान से लेकर अभी उसको सिम्टम्स नहीं आए हैं, उसी दौरान हम एक बंदे के जो अपीयरेंटली हेल्दी इंडिविजुअल है उसके लोगों के साथ राबिता और सब चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करते तो फिर हम इसको क्वारंटाइन कहते हैं, ठीक है। सिंपल हम ये कह सकते हैं फॉर द शॉर्ट की दैट आइसोलेट हम सिक पर्सन को, वो बंदा जो अपीयरेंटली सिक हो उसको हम आइसोलेट करेंगे, लेकिन क्वारंटाइन में बंदा हेल्दी होगा लेकिन फिर भी इन्फेक्शन को एक्सपोज हो गया होगा। Moving toward our next slide, the terms related to microbiology, इसमें सबसे पहले आ रहा है पैथोजेनिसिटी। तो पैथोजेनिसिटी क्या होती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिजीज़ काजिंग एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, इसको हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किसी होस्ट को इन्वेड करना और उसको फिर डैमेज करना, उसकी टिश्यू को नुकसान पहुंचाना, इस एबिलिटी पर, इस पैथोजन की इस एबिलिटी को हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं, ठीक है। लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन है वो पैथोजेनिसिटी इसकी ज़्यादा है, और ये ह्यूमंस में टीबी काज कर सकता है, मीन ये जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके टिश्यू को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब ये नुकसान पहुंचाने की एबिलिटी है, इसको हम जब पढ़ते हैं तो उसको हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। फिर इसके बाद आ रहा है वायरुलेंस। तो वायरुलेंस क्या होती है कि डिग्री एंड और सिविरिटी ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जब डिजीज़ काजिंग एबिलिटी इसकी है, इसको हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं, लेकिन अब उस पैथोजेनिसिटी की डिग्री क्या है, वो एक टिश्यू को, आपकी बॉडी को, आपके ऑर्गन को जो डैमेज कर रहा होता है, तो वो कितनी शिद्दत के साथ या कौन सी डिग्री के साथ ज़्यादा वो करते हैं, लाइक इम्पेक्ट करते हैं, या ज़्यादा डैमेज नहीं करता, तो इसको हम फिर वायलेंस कहते हैं। सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, कि दो बंदे आप ले लें, एक को सिंपल नॉर्मल फ्लू है, तो नॉर्मल फ्लू की जो वायरस है रोटा वायरस, तो वो क्या करता है, सिंपल उसकी पैथोजेनिसिटी है कि वो नॉर्मल फ्लू को कॉज करे, ठीक है। अब उसकी जो वायरुलेंस है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप कोविड-19 ले लें, तो कोविड-19 की पैथोजेनिसिटी भी है कि वो डिजीज़ काज कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में सीवियर टिश्यू डिस्ट्रक्शन और डैमेज काज कर रहा है, लेकिन वायरुलेंस भी ज़्यादा है, उसकी जो इफेक्ट है और प्रोग्नोसिस है वो अच्छी तरीके से नहीं होती, वो हायर डिग्री पे और मोर सीवियरली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रहा होता है। सो दिस इज कॉल्ड वायरुलेंस। अब
ज़ाहिर बात है जब बैक्टीरियाज़ और ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। इसको हम एक को हम बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं, एक को हम बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। तो बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है? वो एजेंट्स जिस पे हम बैक्टीरिया को किल करते हैं तो उसको हम फिर बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं, ठीक है। और ये हम बैक्टीरिया की जो मुकम्मल एलिमिनेशन है या हम डिस्ट्रक्शन है उसके लिए फिर बैक्टीरियोसाइडल यूज़ होता है। ज़्यादातर जो सीवियर इन्फेक्शन है उसमें ज़्यादा काम आता है। लाइक पेनिसिलिन एज अ बैक्टीरियोसाइडल ड्रग काम करता है, ठीक है, मुख्तलिफ बैक्टीरिया के खिलाफ। अब बैक्टीरियोस्टैटिक है, बैक्टीरियो मीन बैक्टीरिया एंड स्टैटिक मीन इट्स इन स्टैटिक मोशन, स्टैटिक लाइक एनवायरनमेंट। अब वो एजेंट्स जो सिंपली दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया विदाउट किलिंग देम। अब बैक्टीरिया को वो किल नहीं कर रहा है लेकिन उसकी जो ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन है उसको कम कर रहा है, ठीक है, उसको स्टॉप कर रहा होता है, तो उसको हम फिर बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को थोड़ा अलाव करते हैं, उसको एक इतना रूम देते हैं कि वो बैक्टीरिया को खुद डिस्ट्रॉय करे। लाइक फॉर एग्जांपल टेट्रासाइक्लिन क्या है, ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। अब क्या है कि मुख्तलिफ बैक्टीरिया, फंजाइज, वायरस, ये जब हर एक बंदे के इस माइंड में ये सवाल आएगा कि इतना छोटा वायरस है, इतनी छोटी बैक्टीरिया है, ये कैसे एक डिजीज़, इतने बड़ी डिजीज़ को काज कर रहा है। तो हर एक ज़्यादातर जो बैक्टीरिया और ये फंजाइज वायरस होते हैं तो ये कुछ सब्सटेंसेस जो पॉइजनस सब्सटेंसेस है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसको हम टॉक्सिन कहते हैं। तो टॉक्सिन क्या है? इट इज़ स्पेसिफिकली पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बैक्टीरिया है जब बॉडी के अंदर चली जाती है तो वो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं। जब टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं तो आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते हैं तो सारी बॉडी में फैल जाती है और इन्फेक्शन काज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल टेटनस के जो टॉक्सिन है वो जब सारी बॉडी में फैल जाता है तो इससे मसल रिजिडिटी और मसल जो टेंशन है वो बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब टॉक्सिकेंट है, ठीक है। अब टॉक्सिकेंट क्या होता है? अब ये टॉक्सिन्स तो नेचुरली हो गए कि एक बैक्टीरिया के अंदर एक खासियत है कि वो टॉक्सिन और जो पॉइजनस सब्सटेंसेस है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब टॉक्सिकेंट क्या होते हैं कि वो पॉइजनस सब्सटेंसेस जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम सिंपली कहते हैं कि पेस्टिसाइड्स जो यूज़ होते हैं या केमिकल पॉइजन्स होते हैं। अब लाइक फॉर एग्जांपल आप एग्रीकल्चर एरिया में काम करते हो, आपकी जड़ी बूटियाँ हैं और इस पे आप कहते हो कि इसमें कीड़े मकोड़े आ रहे हैं तो उसके लिए केमिकल आते हैं, तो आप वो केमिकल स्प्रे करते हो उस पर। तो आप क्या करते हो, आप उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक कीड़े मकोड़े उसको तो ख़त्म करते हो, लेकिन जब कोई बंदा ये इसको खा ले या किसी बंदे को मजबूर किया जाए कि इसको खा ले या पी ले, ठीक है, इस पेस्टिसाइड्स जो केमिकल्स होते हैं या पाउडर पाम होते हैं, जब वो इसको पी ले तो स्पेसिफिकली ये आर्टिफिशियली और मैन मेड होते हैं और बंदे को डिजीज़ काज कर रही होती है और बंदे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड अ टॉक्सिकेंट, ठीक है। अब जब हम इम्यून सिस्टम पे आगे डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर सिंपल दो चीज़ें आ रही है कि एंटीजन। तो एंटीजन क्या होता है? इट इज़ स्पेसिफिकली अ फॉरेन सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट्स द बॉडी टू प्रोड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स स्पेशली एंटीबॉडीज़। अब एंटीजन क्या है? ये एक फॉरेन सब्सटेंस होता है, एक फॉरेन बॉडी होती है कि ये क्या करे कि ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे और इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू दिस एंटीजन वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एंटीजन जब बॉडी के अंदर आता है तो इससे क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो ट्रिगरिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? इट इज़ अ प्रोटीन इन नेचर जो प्रोड्यूस होते हैं इम्यून सिस्टम से। जब एंटीजन जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह बॉडी के अंदर आ जाता है तो इम्यून सिस्टम फॉरेन एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन इन नेचर, जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो अब ये एंटीबॉडी का काम क्या है कि जो पैथोजन आते हैं या तो उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है या उसको सिंपली डिस्ट्रॉय और किल करने में मदद देती है, ठीक है। तो ये इसके हवाले से हो गया। हियर इज सम अदर टर्मिनोलॉजीज। इन्फेक्शन जो बार बार आ रहे हैं जो हमने डिस्कस की भी है। इन्फेक्शन क्या होता है? सिंपली द इन्वेजन इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपके बैक्टीरिया वायरस फंजाई किसी बॉडी टिश्यू के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर जब ये इन्वेट करते हैं, इन्वेजन मीन सिंपल इंसर्ट होना और बॉडी के अंदर चले जाना, फिर इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होना, इसको फिर हम इन्फेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ आ रही है उसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या है? ये सिंपली एक बॉडी प्रोटेक्टिव रिस्पांस है, ठीक है। जब इन्फेक्शन आता है या इंजरी आता है तो बॉडी के अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक स्टार्ट होने हो जाते हैं, उसको हम करेक्टरिस्टिक के कार्डिनल साइंस इन्फ्लेमेशन के कार्डिनल साइंस कहते हैं। इसमें रेडनेस आती है, हीट आता है, स्वेलिंग आता है, पेन आता है, एंड देन टेम्परेचर इंक्रीजमेंट ये आता है। तो दीज आर कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब जब हम डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं तो मुख्तलिफ़ चीज़ों को हम वॉश आउट करते हैं, किसी को क्लीन करते हैं, किसी को स्टेरलाइज़ करते हैं, किसी को डिसइंफेक्शन करते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है एक टर्म जिसको हम स्टेरलाइजेशन कहते हैं। स्टेरलाइजेशन क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिसमें जितनी भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, ठीक है, वो किल हो जाते हैं। लाइक आप
किसी भी चीज़ के लिए स्टरलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो तो किल ही हो जाएंगे, लेकिन साथ में उस बैक्टीरिया वायरस की जो स्पोर्स है, जो एंडोस्पोर्स है, वो भी किल हो जाएंगे। एंडोस्पोर्स वो स्पोर्स होते हैं जब वंस आप बैक्टीरिया को किल भी करो, लेकिन उसको स्पोर्स रहते हैं और स्पोर्स से और बैक्टीरिया शुरू होने जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टेरिलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि बैक्टीरिया और जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम उसको किल करते हैं, साथ में उसके स्पोर्स को भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। लाइक सिंपल जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक पेशेंट की सर्जरी हो गई, इसके बाद फिर को ऑटोक्लेव करके फिर उसको क्या करते हैं, उसको फिर स्टेरलाइज करते हैं। फिर एक और चीज़ आ रहा है जिसको हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट एक केमिकल एजेंट होती है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर नॉन एनिमिनेट, जो नॉन लिविंग और एनिमिनेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हम वो करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सिंपल आप लोगों के घरों में सिंपल जो ब्लीच आ रहे हैं ना, तो दिस इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। साथ में ब्लीच जिसे हम हॉस्पिटल को क्लीन करते हैं, फ्लोर्स को, इक्विपमेंट्स को, या हम कह सकते हैं कि सिंपल क्लोराहेक्सिडीन जो एक्सटेंडेड आता है, तो वो डिसइंफेक्टेंट के काम आता है, ठीक है। याद रखना है कि डिसइंफेक्टेंट में आप लोगों के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो पूरा किल हो जाता है, लेकिन उसके जो स्पोर्स है वो किल नहीं हो सकते। एंड अनदर वन इज़ एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करते हैं, ठीक है, और लिविंग टिश्यू पे, और उसको किल भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल किसी को वाउंड हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक पायोडीन आ गए, आयोडीन आ गए, ठीक है, आप लोग के अल्कोहल स्वाब आ गए, सैनिटाइजर्स आ गए, तो ये क्या है, ये एंटीसेप्टिक है। और ये हम लिविंग टिश्यू पे इस्तेमाल करते हैं ना, आप अपने हाथ आपका क्या है, ये लिविंग टिश्यू है ना, तो इस पर जब आप इसको इस्तेमाल करते हो और वो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करते हो या फिर उसको किल करते हो, सो दिस इज एंटीसेप्सिस। अब वैक्सीन आता है। वैक्सीन क्या होता है, अ प्रिपरेशन ऑफ एटेनुएटेड और किल्ड माइक्रोनिज्म और देयर टॉक्सिन यूज टू स्टिमुलेट इम्यूनिटी। अब वैक्सीन क्या है, वैक्सीन हर वो चीज़ है जो ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किल किए जाते हैं, ठीक है, और उसके जो टॉक्सिन है उससे एक चीज़ बनाया जाता है जिसको हम वैक्सीन कहते हैं। और जब वो वैक्सीन किसी बॉडी के अंदर हम इंसर्ट करते हैं, तो उस बॉडी के अंदर वहाँ पर एंटीबॉडीज़ डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो परफेक्ट एग्जांपल, लाइक फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि वैक्सीन के सिंपल ये एग्जांपल है कि हेपेटाइटिस सी वैक्सीन है, तो हेपेटाइटिस सी वैक्सीन हेपेटाइटिस सी वायरस से ही बनाया जाता है, ठीक है। हम हेपेटाइटिस सी वायरस को लेकर उसको फिर डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के ज़रिए क्या करते हैं, उसकी जो डिजीज़ काजिंग एबिलिटी है उसको ख़त्म करते हैं, और फिर उसी से ही क्या करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं और किसी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं, तो उस बॉडी में क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके अंदर वहाँ पर एंटीबॉडीज़ डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। अब वैक्सीनेशन क्या है, सिंपल जब ये वैक्सीन को किसी बंदे को इंसर्ट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोविड-19 आ गया तो उसके लिए वैक्सीन बन गए, साइनोवैक आए थे, साइनोफार्म आए थे, तो इससे हम क्या करते हैं, इम्यूनिटी को इंड्यूस करते थे। जब हम सिंपली उसको एडमिनिस्टर करेंगे तो इस कार्ड वैक्सीनेशन। फिर प्रोमेटीज़ की बात आती है, तो प्रोमेटीज़ वो एनिमिनेट ऑब्जेक्ट होते हैं जो इन्फेक्शन और पैथोजन है उसको ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी रख सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके बेड लाइनिन आ गए, यूटेंसिल्स आ गए, आपके क्लॉथ्स आ गए, आपका फॉर एग्जांपल एज ए हेल्थ केयर वर्क आपका स्टेथोस्कोप आ गया, आपका थर्मामीटर आ गया, तो ये क्या हो गया, ये एक स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है उसके लिए एक फैसिलिटेटर बन गया, और इससे भी इन्फेक्शन बढ़ सकता है, ठीक है, और स्प्रेड हो सकता है।